नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हम बात करेंगे कोरोना के दूसरे लहर की। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी ढीली तो पड़ी है, लेकिन अब कुछ ऐसा लगने लगा था कि कोरोना अब ढीली रफ्तार के साथ ही बेअसर भी होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना की सुस्त रफ्तार देखकर लोगों ने लापरवाहियां बढ़ा दी। इसकी वजह से दिल्ली में शांत हो रहा कोरोना एक बार फिर से फन फैलाने लगा। फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार 5000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यही हाल कुछ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल का भी देखने को मिल रहा है। केरल और तमिलनाडु में भी कोरोना फिर से लगातार रफ्तार में देखा जा रहा है। कई देशों ने कोरोना की रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन भी लगा दिया, लेकिन भारत पहले से लॉकडाउन की मार से करा रहा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। अगर दूसरी बार भारत में लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है तो भारत कई सालों पीछे चला जाएगा। अगर ऐसे ही कोरोना की रफ्तार भारत में बढ़ती रही तो देश में एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अब तक देश में वैक्सीन नहीं आई है। अब सवाल ऐसे में ये है कि लोगों की लापरवाही देश पर भारी पड़ रही है क्या बिना वैक्सीन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने में हर्ज है क्या त्योहारी सीजन में कोरोना का कहर और ज्यादा बरपेगा? इन तमाम विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के रोज आने वाले नए मामले लगातार 50,000 के नीचे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 45,230 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मामले 82 लाख के पार पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 496 मरीजों की जान भी चली गई है। बीते कुछ समय से रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 500 के आसपास ही है। इसके साथ ही अभी तक 1,22,607 मरीजों की कोरोना के कारण जान चली गई है। वहीं देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 5,61,908 हैं। वहीं देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा भी 11 करोड़ के पार हो गया है। इस बार 1 करोड़ टेस्टिंग पर सिर्फ 4,70,000 मरीज मिले हैं, जो सबसे कम है। 1 से 2 करोड़ टेस्टिंग के बीच 10,84,000 मरीज मिले थे, जो सबसे ज्यादा थे। वहीं 16 सितंबर को टेस्टिंग का आंकड़ा 6 करोड़ पर पहुंच गया था। 5 से 6 करोड़ टेस्टिंग के बीच 8,39,000 मरीज मिले थे। इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 2 महीने के डेटा का एनालिसिस करें तो सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में संक्रमण की रफ्तार और मौतों में गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर में 71.16% संक्रमण के मामले कम हुए हैं, जबकि मौतों में 70.57% की कमी आई है। लेकिन केरल और दिल्ली में कोरोना के नए मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में रविवार को 5,664 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 51 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 3,92,670 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक कोरोना की चपेट में आने से 6,562 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर पिछले महीने केरल में संक्रमितों के आंकड़े में 112% की बढ़ोतरी हुई है। केरल में 1 अक्टूबर को संक्रमितों की संख्या 2,04,242 थी, जो 31 अक्टूबर को बढ़कर 4,33,106 तक पहुंच गई। वहीं दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। 3,34,79,314 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं अब तक 11.99 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में दूसरा लॉकडाउन शनिवार को लगाया गया है, जो 2 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस बीच WHO के जनरल डायरेक्टर टेड्रोस अधनोम कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के बाद क्वारंटीन हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक शरीर में किसी तरह के लक्षण महसूस नहीं किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की। देश भर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ये रफ्तार जो है कुछ ढीली जरूर पड़ी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रही हैं। जाहिर तौर पे ये दिक्कतें लोगों की बढ़ा रही हैं, न सिर्फ लोगों की बल्कि सरकार की दिक्कतों में भी इजाफा कर रहे हैं। इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उन राज्यों में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और अगर इसी तरह से जो केसेस है वो बढ़ते गए, इंक्रीज होते गए, तो किस तरह के हालातों से हमें गुजरना पड़ सकता है और क्या हम उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या जिस दूसरे वेव की बात की जा रही है, दूसरी लहर की बात की जा रही है, क्या अगर भारत में उस तरह की लहर आती है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
क्या हम स्वास्थ्य तौर पर उसके लिए तैयार है? हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी हैं? आज इस पूरे विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष आईएमए के। बहुत स्वागत है डॉक्टर विनय आपका। अभिषेक राजाराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री है। अभिषेक जी आपका भी बहुत स्वागत है। इनसे जानेंगे कि अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ सकता है। और डॉक्टर राहुल भार्गव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कैंसर विशेषज्ञ है, फोर्टिस अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विनय अग्रवाल आपसे है, क्योंकि सर जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है आप बहुत अच्छे से इस पर वाकिफ है, लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि भले ही पूरे देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी ढीली जरूर पड़ी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कैसे इसे देखती हैं, और क्या अगर भारत में दूसरी वेव आती है, सेकेंड फेज आता है, तो क्या हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है क्या डॉक्टर विनय? देखिए, जहाँ तक नेहा जी, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है हमारी, अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट 1 या 2 महीने में कोई बहुत फेरबदल नहीं हुआ है। ये बात भी पक्की है कि कुछ राज्यों में, जैसे दिल्ली ही मेन है, कुछ राज्यों में एक सेकेंड वेव की तरह केसेस आ रहे हैं। दिल्ली में तो पहली बार अब पिछले करीब 15 दिन से 5,000 से ऊपर केसेस हम देख रहे हैं। एंड अब तो लगभग 6,000 के करीब केसेस पर डे टच कर रहे हैं, और जो डेथ भी हैं वो 50 के करीब एवरेज डेथ पर डे हो रही है दिल्ली में, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। कुछ राज्यों में भी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमारे जो कोरोना के नंबर ऑफ केसेज है, जो एक बार 1 लाख तक टच कर गए थे, तो लगभग अब 50,000 के करीब आ रहे हैं। इसके मैं एज ए डॉक्टर 2 कारण समझता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में टेस्ट की भी कमी हो रही है और पता भी नहीं लग रहा है, ये भी हो सकता है। और कुछ राज्यों में अच्छी पकड़ भी हुई है बीमारी के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। लेकिन हैरानी की बात है, जैसे केरला है, जहाँ सबसे पहले हमने अच्छी तरह एक कंट्रोल किया था इसको, कोरोना को, आज वहाँ पे भी केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी केसेस बढ़ रहे हैं ना। ये एक गलत ट्रेंड है जो हमें ये बताता है कि किसी भी सिचुएशन में हालत बिगड़ सकती है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कहा, हम लोग भी कह रहे हैं कि आने वाली सर्दी का समय थोड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि कोरोना भी लंग्स को अफेक्ट करता है। सर्दी में भी लंग्स की सारी बीमारियां होती हैं, अस्थमा वगैरह। पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है, और पॉल्यूशन की वजह से भी हो रहा है। बिल्कुल, ये ट्रिपल अटैक कहीं ना कहीं मरीजों को होने वाला है, और जाहिर तौर पे अगर कोरोना से बचना है तो आपको यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है, आप डॉक्टर विनय की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि ये जो स्टेट है जहां जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सर खासतौर पर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, जहां 1,500, 1,800, 2,000 मामले सामने आ रहे थे, सीधा 5,500 मामले सामने आ रहे हैं, 5,000 मामले सामने आ रहे हैं। ये जो बढ़ोतरी है सर, इसकी मुख्य वजह क्या? वाकई आप उन बातों को मानते हैं जो कि डॉक्टर विनय कह रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि बेपरवाह हो गए थे लोग, लापरवाही बरत रहे थे लोग, इस वजह से ये मामले बढ़े हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी इसको समझना है कि सरकार ने तो अपनी गाइडलाइंस दे दी है, और जैसा वर्ल्ड वाइड में देखा जा रहा है, यूएस में सेकेंड वेव है, यूरोप में, स्पेन में सेकेंड वेव, थर्ड वेव आ रही है, तो ये बात तो पक्की है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा। इसमें 2 मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी हैं देखने के लिए। एक, जो जन भागीदारी है, मतलब जो जनता का सहयोग जो चाहिए, वो एडिक्वेट नहीं है। क्यों कितनी बार भी सरकार बोल ले, कितनी भी बयान आ जाए कि आप मास्क पहन के रखिए, थाली हो गई, फूल हो गए, दिए हो गए, सब कुछ हो गए, बट ये लड़ाई अब गेंद जो थी वो जनता के पाले में थी। जनता के पाले में का मतलब ये है कि अब त्योहार का मौसम है, मेट्रो खुल गई, अभी भी हम देखते हैं लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो मास्क के बिना घूम रहे हैं। आज की तारीख में चीजें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था खुलती जा रही है। दूसरा, रिवर्स पलायन हुआ, मतलब अब लोग आज की तारीख में हम गुड़गांव वगैरह में देखें तो वापस से कारपेंटर्स वगैरह वापस आ गए अपने अपने गाँव से। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, आज वो मास्क के बिना नहीं दिखते। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो राजनीति की बात है, जिस तरह की बयानबाजी होती है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना की वैक्सीन फ्री में दे दी जाएगी, और हमारी मृत्यु दर बहुत कम है, हमारी मृत्यु दर बहुत कम है। हम उस चक्कर में ये बहुत बार भूल जाते हैं कि जो लोग
संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं उनको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा और बेतुके बयानों से राजनेताओं को भी बचना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनौती खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, ये चुनौती खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये चुनौती आगे और बढ़ती जा रही है। डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास फिर लौटूंगी, लेकिन अभिषेक राजाराम जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर राहुल कर रहे थे कि आर्थिक तौर पर उन लोगों को जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं जो कि संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जाहिर तौर पे वहां पर बहुत बेहतर आपको सुविधाएं मिलेगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका एक अच्छा खासा बिल होता है, जिससे कि सीधे तौर पे आप आर्थिक तौर पर प्रभावित होते हैं। सर, एक तो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हिचकोले खा रही है, ऊपर से महंगाई अपने चरम पर है। लेकिन सर, इन तमाम चीजों के बीच में अगर कोरोना लगातार बढ़ता जाएगा, अपने फन फैलाता जाएगा, तो ये जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा क्या माने कि इफेक्ट कर सकता है लोगों को। अभिषेक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना की आज लगातार हम बात कर रहे हैं। कोरोना लगातार कुछ राज्यों में बढ़ता जा रहा है, अपने फन फैलाता जा रहा है, और ये जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पे कोरोना के मामले बढ़े, इंक्रीज हुए, और उसके बाद वहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वाकई बहुत चिंता वाली बात हो। कोरोना की एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं, कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है, और ऐसे में पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली की ही अगर हम बात करें तो 5000 से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। यही हाल कुछ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का भी देखा जा रहा है। केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर भी कोरोना ने लगातार अपनी बढ़ोतरी दर्ज करवाई है। जाहिर तौर पर दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही है, और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मामले कम हो रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन 5 राज्यों में, इन 5 या 6 राज्यों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और क्या इसका असर अब सीधे अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से पड़ने वाला है? खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अभिषेक राजाराम जी, क्योंकि हम बात अगर अर्थव्यवस्था की करें सर, क्योंकि कोरोना क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और बिना दवाई के क्या इससे लड़ाई संभव है, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि डॉक्टर से मैं पूछूंगी। सवाल मेरा फिलहाल आपसे है अभिषेक जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि कोरोना की वजह से सर जब दूसरी वेव आई तो कई देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति हुई और लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे थे। ऐसे ही दूसरी वेव की बात यहाँ पर कुछ दिग्गज भी कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक तो सर्दी का सितम, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और तीसरा जो अटैक है वो कोरोना का है सर। तो ऐसे में जाहिर तौर पे अगर कोरोना एक बार फिर से बढ़ता है, दूसरी वेव यहाँ पे भी देखी जाती है, तो ये अर्थव्यवस्था पर कितना असर डालेगी? अर्थव्यवस्था पर तो इसका बहुत बुरा असर होगा नेहा जी। लेकिन लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन अगर आएगा भी तो बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही आएगा, उससे पहले तो आ नहीं सकता, क्योंकि बिहार जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में जब तक सरकार नहीं बन गई तब तक पहला लॉकडाउन नहीं आया। दूसरी बात, मेरी सिर्फ सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर लॉकडाउन लाए, पहली बात तो उन्हें लाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्थितियां इकोनॉमिक लेवल पर बहुत सुधरी नहीं है, और अगर लाए भी तो इस बार वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आन फान में सब काम कर दिए, जो हर चीज सरप्राइज होती है ना, हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है। पिछली बार हमने लॉकडाउन जब लगा अचानक में तो हमने कितने लोगों को आपने अपने चैनल पर दिखाया कि कितने गरीब लोग पैदल चल कर गए, खाना नहीं मिला, रास्ते में बेहोश हुए। तो इस बार अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो बहुत सोच समझ के लगाया जाए, और जो व्यक्ति कहीं और है उसकी व्यवस्था करी जाए। अदरवाइज तो फिर ये लॉकडाउन सिर्फ एक सरप्राइज नहीं सर, आपको नहीं लगता अभिषेक जी कि अगर लॉकडाउन उस वक्त नहीं लगा होता सर, तो आज देश की जो स्थिति, हम संभली हुई की बात करते हैं, सरकार कहती है कि स्थिति बाकी देशों की तुलना में संभली हुई है, क्या हम उस संभली हुई स्थिति की बात कर पाते क्या अगर उस वक्त लॉकडाउन नहीं होता तो? देखिए, जो कोरोना के मामले हैं उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता जी, क्योंकि मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट नहीं, मैं सिर्फ इकोनॉमिक बात कर सकता हूँ। मेरा सिर्फ इकोनॉमिक मसला ये है कि अगर आप आज भी कंटेनमेंट जोन है, स्थिति अच्छी है या खराब है या किससे कंपेयर करना चाहिए, ये तो हमारी जो दिग्गज डॉक्टर थे वो बता, वो मेरा रोल बिल्कुल नहीं।
मेरा रोल सिर्फ नहीं सर, मैं अर्थव्यवस्था के तौर पे आपसे पूछ रही हूँ कि हम अगर ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि बहुत जल्दी बूस्ट आएगा अर्थव्यवस्था में और बहुत जल्दी जो स्थिति है वो बेहतर होगी, तो क्या हम ये कह सकते थे उस वक्त अगर बहुत ज्यादा हालात खराब होते तो? नेहा जी सवाल देखिए, अगर आप पुराना भी स्टेटमेंट देख लें फाइनेंस मिनिस्टर का, तो उन्होंने कहा इस साल वी कैन हैव अ नेगेटिव ग्रोथ। तो बिना लॉकडाउन लगाए हम नेगेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर गलती से लॉकडाउन दोबारा लग गया और विद सरप्राइज एलिमेंट लग गया तो इंडिया कैन गो टू डिप्रेशन। डिप्रेशन तब होता है जब 3 साल तक ग्रोथ नहीं आती। अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम यूएस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट था वो 2022 तक था, हमने उसको 2024 पर मोड़ दिया है। अगर 2024 अगर लॉकडाउन यहाँ पर दोबारा आया या नंबर कंट्रोल नहीं हुए, इकोनॉमी के फ्लरिश नहीं करी, जैसे कि कंटेनमेंट जोन में फ्लरिश नहीं कर रही है या कंटेनमेंट जोन में काम नहीं हो रहा है और जिस तरह नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन भी डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो कोरोना से लड़ने के लिए खर्चा करने की पावर है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड दैट कुड बी अ बिगेस्ट चैलेंज। और सरकार को जो इकोनॉमी रिवाइव करनी है उसके लिए भी सरकार को पैसा देना पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? और उस पैसे को लाने के लिए या तो उन्हें उधार लेना पड़ेगा जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है एंड ट्रेड डेफिसिट और एफआरएम का भी नुकसान। ठीक है, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर राहुल। नेहा जी अभी सीधे मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मार्च के महीने में इकोनॉमी क्या 10% से ग्रो करी थी? क्या मैन्युफैक्चरिंग की नई इंडस्ट्री ज्यादा लग रही थी? 2, तीसरी चीज, जो 5000 लोग रोज भर्ती होते हैं अस्पतालों में और जो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, उनका क्या कोरोना से, क्या किसी ने कोरोना से डायरेक्ट इंपैक्ट देखा है उन लोगों के इलाज से कि उन लोगों का क्या हो रहा है? तीसरी चीज, इस देश में सबसे ज्यादा पिछले साल के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर एसयूवी गाड़ी सबसे ज्यादा बिकी पिछले महीने में, आलू प्याज अभी भी रुला रहा है, तो कौन सी इन्फ्लेशन की बात करते हैं? हमारा टारगेट, हमारे फोकस सिर्फ जुमले हैं, हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। बिहार के इलेक्शन में जिस प्रकार से हमने लोगों को एक बिना मास्क के जाते हुए देखा, आप ये नहीं देखते कि किस प्रकार से लोगों ने उल्लंघन किया है। और हम इकोनॉमी की बातें करते हैं कि इकोनॉमी बंद हो जाएगी। अरे जान रहेगी तो जहान रहेगा। हमारी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर उसके लिए क्या विकल्प है? डॉक्टर विनय, ठीक है सर, ठीक है सर, जान भी और जहान भी, जिस बात का जिक्र अभी आप, ठीक है, वो इकोनॉमी की वजह से बिक रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से बिक रहे हैं, क्या कोरोना की वजह से बिक रहे हैं? कैसी बातें करते हैं? क्या लोग 5000 लोगों को बेड नहीं मिल रहा, लोगों के बिल 5-5 लाख रुपए पहुंच रहे हैं, जिससे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही ठीक है। मैं डॉक्टर विनय के पास जाऊं उससे पहले डॉक्टर अभिषेक राजाराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। अभिषेक जी। देखिए, डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने बहुत सारे पेश करे, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को करने नहीं आया, लेकिन मेरी कोशिश ये भी है कि मैं बोलते वक्त गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंसिव ना हो, मैं एक बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज देखिए, अगर बोलना शुरू करूंगा तो शायद मेरे अंदर सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर आपसे ज्यादा शायद गुस्सा होगा, लेकिन मैं इस माध्यम से बोलना नहीं चाह रहा। अगर आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन हमारी 11% हो गई जो अक्टूबर में आई है, सितंबर की, और फूड इन्फ्लेशन हमारी 22% के ऊपर हो गई है। दैट इज अ वेरी हाई टारगेट। यानी लोगों के पास रोजगार नहीं है और खाने खरीदने के भी पैसे नहीं है, जिनकी नौकरी चली गई या जिनकी जॉब्स की सैलरीज कम हो गई, वो भी एक विषय है। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा 45 ईयर्स का हाई है, और ये तो हम पिछले 2 साल से कहते आ रहे हैं कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है। तभी तो पिछले साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमें स्टिमुलस पैकेज देते आ रही थी, लेकिन उस स्टिमुलस पैकेज किसी काम का नहीं रहा। तभी तो मार्च में हमारी ग्रोथ 3% आई। अगर कोरोना नहीं भी आया होता तो भी हमारी जून में जीडीपी नेगेटिव में आनी ही थी। वो तो -23%, 24% आ गई
तो सारा बिल उन्होंने कोरोना के नाम पर फाड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन इन सबको डॉक्टर्स को, मेडिकल को खर्चा करना है। जो आप कह रहे हैं कि 5,000 लोगों पे खर्च हो रहा है, हाँ। तो वो खर्चा सरकार को ही लाना है। सरकार कहां से लाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर सरकार उधार लेगी बाहर से या नोट छापेगी, यहाँ पर सवाल ये हो गया। और अभी आप देखिए, जीएसटी कंपनसेशन जो सरकारों को, स्टेट सरकारों को देना था, उसको देने तक में सरकार ने 5.95% से ब्याज लेकर उधार लिया 6,000 करोड़ रुपए। कल सुबह भी उधार डॉक्टर विनय से जान लेते हैं। डॉक्टर विनय, ये स्थिति है देश की जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक राजाराम जी कर रहे हैं, सर ऐसे में दूसरी वेव से कितना डर लगता है डॉक्टर विनय? देखिए, मैं अभिषेक जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। देश की इकोनॉमी भी डोलड्रम में है और एक्चुअली कंट्रोल ऑफ जो कोरोना है वो भी डोलड्रम में है। जिन स्टेट्स में कोरोना शुरू में भयावह स्थिति में था, उन्हीं स्टेट्स में दोबारा से भी उसकी सेकंड वेव और थर्ड वेव आ रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, अगर केरल की बात करें सर, कुछ मामले सामने आए थे, उसके बाद बहुत अच्छे से कंट्रोल किया केरल ने, लेकिन वहां पे भी अब जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। बिकॉज वहां पे कॉन्शियसनेस लेवल ज्यादा है और हम अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं और हो रही है। आप देखिए बिहार की कितनी भयावह स्थिति है, और मैं सरकार के इस डिसीजन से कि बिहार में उन्होंने इलेक्शन कराए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और आप अगर रैलीज देखेंगे तो कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, कहाँ मास्किंग है, और उसी में हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाके भाषण दे रहे हैं और बाकी लोग भी जाके भाषण दे रहे हैं। ये बड़े कष्टप्रद सी बात है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने गोल से हट रहे हैं। बड़ा डेलिकेट बैलेंस चाहिए इकोनॉमी में और डिजीज में। ये बात जरूर है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसे खर्च किए। इस 6 महीने में हेल्थ केयर में बहुत पैसा खर्च हुआ गवर्नमेंट का। एमएसएमई में बहुत पैसा खर्च लगाना पड़ा उनको, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था बेकार बर्बाद हो रही है। लेकिन उसको उभारा कैसे जाए, ये अभिषेक जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बड़ी कठिन सी और बड़ी रेजर एज परेशानी वाली स्थिति है, हमें उसको भी देखना होगा। और मुझे लगता है कि सरकार को कदम सख्त उठाने पड़ेंगे। उन स्टेट्स में हो सकता है ये धोखा देने वाली स्थिति हो कि उन स्टेट्स में टेस्टिंग नहीं हो रही हो और वहां पे केसेस नहीं पता लग रहे हो। मैं बिहार का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, या ये स्टेट ने, तो उन स्टेट्स में अगर जहां स्थिति अगर बिगड़ी तो कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाएगी। अब चमकी बुखार से अगर उस स्टेट में इतने लोग मर सकते हैं छोटी सी चीज से, तो ये तो बहुत भयानक सी बीमारी है। और ये अगर किसी तरह फैली, और जहाँ पे सबसे ज्यादा माइग्रेटरी लेबर हमारी गई है, उस स्थिति को देखने के लिए मुझे लगता है, मैं तो आने वाला समय थोड़ा परेशानी वाला समय मुझे नजर आता है। और मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, और हमारी मेडिकल कम्युनिटी बिल्कुल लगातार टेस्टिंग सर बढ़ाने की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग लगातार हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये टेस्टिंग कैसे हो रही है और कहां पर हो रही है, और क्या उन राज्यों में टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल बात यहां पर हो रही है कि आखिर कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार जो मामले हैं उसके बढ़ते जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर चिंता की बात है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनय अग्रवाल। सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र आप ब्रेक पे जाने से पहले सर कर रहे थे। आपने कहा था कि कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो बेहद सख्त हो, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं। सर इन मामले बढ़ने की वजह भी आपने कई गिनाई, लेकिन उन सख्त कदमों के बारे में मुझे बताइए जिस बात का जिक्र आप ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पब्लिक को डिसिप्लिन करने की बहुत जरूरत है, और अगर हमको कुछ ज्यादा सख्ती के स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे हम पॉल्यूशन एमिशन कंट्रोल के लिए गाड़ियों के चालान करते हैं। जैसे अगर मास्किंग नहीं कर रहा तो अपने आप को रिस्क में नहीं डालना, दूसरों को भी रिस्क में डालना है, राइट। अभी जैसे मैं सोचता हूँ कि कई बड़े अजीब से डिसीजंस लिए, जैसे अभी कहा कि बसों में अब वो पूरी बसों में पूरी सीटें भरेंगी। दिल्ली में जहां पहले एक था कि एक अल्टरनेट छोड़ के करेंगे, लेकिन अब तक भरेंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस ले रही है सरकार, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को सबसे पहले। रेस्टोरेंट में जहां पहले था कि एक मेज छोड़ के एक मेज पे बैठेंगे, अब वो सब चीज खत्म हो गई, कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। बसेज हैं, मेट्रो शुरू हो गई, बाकी सब चीजें शुरू हो गई, तो ऐसा एक नॉर्मल सा व्यवहार शुरू हो गया है
तो उससे पब्लिक भी एक तरीके से नॉर्मल होती जा रही है। हाँ। तो पब्लिक को हम तभी समझाएंगे जब सरकार अपने पे कंट्रोल करेगी, और सरकार को उस कंट्रोल करने के लिए सर यहाँ पे दोनों को कदम उठाने समझना पड़ेंगे। बहुत जरूरी है, सरकार भी इसे गंभीरता से ले और लोग भी ये समझे कि ये कितनी डेंजरस बीमारी है, क्योंकि अगर ये और ज्यादा बढ़ती है तो किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो सकती है। सरकार को तो बाद में, लेकिन लोगों को सर सबसे पहले दिक्कत होगी। और जाहिर तौर पे यहाँ जब लाखों लोगों की जान चली जाती है तो वो जो पीड़ा है जाहिर तौर पे वो दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय अग्रवाल, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर DR राय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं IMA के। बहुत स्वागत है राय साहब आपका। डॉक्टर राय, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी विनय अग्रवाल जी कर रहे थे। डॉक्टर विनय ने कहा कि ऐसे देखिए बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सर क्या सख्त कदम उठाने के बाद क्या हम ये श्योरिटी ले सकते हैं कि कोरोना को कंट्रोल हम कर लेंगे? क्योंकि क्या बिना दवाई कोरोना से लड़ाई संभव है क्या, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है? डॉक्टर राहुल। सकता है, जब न्यूजीलैंड जीत सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं जीत सकता? हिंदुस्तान को बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है, जिसको कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, अच्छे तरीके से मास्क का पालन करना है। न्यूजीलैंड की आबादी और भारत की आबादी देखिए ना सर, यहाँ पे तो पॉपुलेशन की जो बात है वो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली है ना सर। नेहा जी, मेरे को बिल्कुल मालूम था ये आप बात आएगा ही आएगा, हाँ। क्योंकि हम जितने लोगों से बात करते हैं इकाई है। नहीं सर, अगर आप अमेरिका की कंपैरिजन करते हैं भारत से, वो तो विकसित देश है सर, ये विकासशील देश है, वहां पे पॉपुलेशन देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन देखिए। इस पॉपुलेशन में कोरोना को कंट्रोल करना कितनी बड़ी चैलेंजिंग है सर, यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती है। विकसित देश और डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में क्या जन सामान्य को इंटेलिजेंस का फर्क पड़ जाता है क्या? क्या एक सिंपल सी चीज की मास्क सर पॉपुलेशन का फर्क पड़ता है ना डॉक्टर राहुल? अरे पॉपुलेशन का फर्क पड़ता है, कितने सारे एग्जांपल ऐसे भी तो हैं जहां पे पॉपुलेशन होने के बाद भी, मास्क पहनने के बाद भी नहीं बढ़ा। आप देखिए कितनी जगहों पे अमेरिका में रैलीज हुई, कौन से नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए जब मास्क पहन के गए लोग। नहीं तो हम माने कि अगर बिहार में जो रैलियां हो रही है उसके बाद नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़ेंगे? नेहा जी, बहुत सिंपल सी बात है, दिल्ली बॉम्बे में ही केसेस क्यों दिखते हैं लोगों को? जैसे लोगों का माइग्रेशन होता है, अगर आज आप मैक्स अस्पताल में पूछ लें, अगर 100 मरीज भर्ती हैं उसमें से 40 मरीज दिल्ली के 200 किलोमीटर बाहर के होंगे, तो आप कहते हैं दिल्ली पे आते हैं लोग, दिल्ली की चीजें बढ़ जाती हैं। तो जब बिहार उत्तर प्रदेश में नंबर बढ़ते हैं वो सारे दिल्ली की तरफ पलायन करते हैं। तो आप ये समझिए दिल्ली की लिमिटेड व्यवस्थाओं पे कितना बड़ा बोझ पड़ता है। क्यों नहीं उन जगहों पे अस्पताल होते, क्यों नहीं उन जगहों पे लोगों का टेस्टिंग होती, क्यों नहीं उन जगहों पे कांटेक्ट ट्रेसिंग होती? तो हम ये बार बार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि हम विकासशील देश है। अब विकसित और विकासशील देशों की बात खत्म हो गई। हर आदमी को ये समझना जरूरी है कि अगर मुझे जीना है और जिंदा बचना है और मुझे कोरोना के इलाज से बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं जाना, तो मेरी व्यवस्था खुद की है। ठीक है, मुझे खुद को समझना पड़ेगा। नेहा जी, आप इतने दिनों से 8 महीने से आप कह रहे हैं, ठीक है, नहीं ये वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए खुद समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि कितनी खतरनाक बीमारी है। देखिए सरकार भी हर किसी के घर नहीं जा सकती, हालांकि जागरूकता अभियान के तहत ये समझाया जा सकता है कि ये जो बीमारी है वो आपके लिए कितनी घातक है, और लोग समझ रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो जाहिर तौर पे चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन सर ये जो मामले घट रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं बात करें, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि मामले जब घट रहे हैं तो यानी कि लोग गाइडलाइंस का पालन तो कर रहे हैं ना सर। लेकिन ठीक है, मैं डॉक्टर DR राय के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक अभिषेक जी से मेरा सवाल है। अभिषेक राजाराम जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर ये जो कोरोना की वजह से पलायन हुआ सर, जो मजदूर अपने वापस गांव घर पहुंचे हैं, ये अर्थव्यवस्था को बेहतरी करने के लिए, उसके लिए कितना ज्यादा ये कहा जा सकता है कि मजबूत स्तंभ हो सकते हैं? इनको रोजगार देना भी कितने जरूरी है? भले ये घर पहुंच गए, लेकिन सर घर पे जब कुछ बेहतर रोजगार नहीं था तभी तो इन्होंने बड़े शहरों की तरफ रुख किया था, एक बार फिर ये घर पहुंच गए। अब इनको रोजगार देना कितना जरूरी है? इसके लिए जिम्मेदार हमारे बजट की स्थितियां हैं जो सन 95-96 के बाद खराब। अगर आप सन 1995-96 से पहले के बजट पढ़ें तो एक एक एरिया को पकड़कर और
उस डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री लगाई जाए, इसके लिए बेनिफिट्स दिए जाते थे। फिर जैसे आपने लेटेस्ट सुना होगा कि कुछ समय के लिए टैक्स की छूट थी, जैसे बद्दी हमारे चंडीगढ़ के पास में है, यहाँ पर भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको छूट है, नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो छूट है, तो इस तरह की छूट दी जाती थी जिससे वहां का व्यक्ति पलायन ना करे, वहीं पर उसको रोजगार मिल जाए। तो ये जो ओवरऑल बजट आने लगा कि सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस सब स्टेट से छीन लिया गया और एक जगह सेंट्रलाइज हो गया, तो एक जगह सेंट्रलाइज होने पर पूरे देश को देखा ही नहीं जा सकता या उस देश को समझा ही नहीं जा सकता। जैसे हमारे यहाँ रेलवे बजट आता था पहले, तो वो रेलवे बजट ही मर्ज कर दिया फाइनेंस बजट में। तो रेलवे बजट में वो बताते थे कि हम यहाँ से यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर का रोल ही एक तरह से खत्म हो गया। तो ये जो देश है, जो इतना बड़ा देश है, इनक्रेडिबल इंडिया है, तो इसको समझने की जो परिपाटी चली हुई थी 70 साल से जो चला रहे थे, उसको एक झटके में बदलने की जो परिपाटी चली है कि हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बना देना, हेडलाइन बना देना, उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। तो ये पलायन रुक सकता है अगर एक एक एरिया वाइज, शहर वाइज इंडस्ट्रीज लगाई जाए, वहां पर काम दिया जाए। एक और सवाल जो आपने डॉक्टर विनय से पूछा था कि साहब सरकार को क्या सख्ती करने की जरूरत है, मैं इसमें एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि सरकार को जहां सख्ती करनी थी आम जनता के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग जो नहीं फॉलो कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, उनसे 500,000 रुपए की पेनल्टी लगाते या उन्हें 5 दिन जेल लगते, वो तो उन्होंने नहीं करा। लेकिन टैक्स प्रोफेशनल जिसके साथ नरमी करने की जरूरत थी, उसके साथ सख्ती कर दी। व्यापारी के साथ इतनी सख्ती कर दी, इतना अमानवीय व्यवहार कर दिया कि सितंबर की जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ाई ही नहीं। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम ले आए लेकिन आईटीसी का बेनिफिट ही नहीं दिया। 16/4 36/4 लाकर सारे व्यापारियों का कबाड़ा कर दिया, सारे एमएसएमई रो रहे हैं। इतनी हजारों रुपए की पेनल्टी आ रही है, हर महीने की 10-10, 15-15 हजार रुपए की पेनल्टी आ रही है, आप सोच ही नहीं सकते। अगर फरवरी से अगस्त तक कोरोना था, ड्यू डेट बढ़ नहीं थी, तो सितंबर में जहां 80 लाख केस हो गए, वहां ड्यू डेट नहीं बढ़ाई। चलिए सर, मैं इस पे आपसे आगे बातचीत करती रहूंगी और ये जानूंगी कि अब कहाँ पर खामियां, कहाँ पे कमियां हैं और उसको कैसे पाटा जाए। डॉक्टर राहुल, मैं आपका भी रुख करूंगी सर। इस वक्त मेरे साथ अनीता रमेश भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर अनीता रमेश सीनियर कंसल्टेंट हैं, अपोलो हॉस्पिटल से चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त डॉक्टर DR राय का रुख करते हैं। राय साहब, सवाल इस बात को लेकर है सर, क्योंकि दिल्ली में सर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, सर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आप वजह इसके पीछे मानते हैं? क्या लोगों की लापरवाही इसके पीछे वजह है, या फिर वजह इस बात को मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को बेहतर नहीं मिल पा रही, या फिर क्या और वजह आपको लगता है इंक्रीज होने के पीछे? आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि वजह क्या है। वजह तो सबसे बड़ी है कि जब जनता खुद। डॉक्टर अनीता, मैं आपके पास आऊंगी, अभी डॉक्टर DR राय से सवाल है मेरा। आपने वजह की बात पूछी है तो सबसे पहले मैं दोष दूंगा जनता को, जिनको शुरू से पढ़ाया गया कि कोरोना का इलाज सिर्फ मास्क और सेल्फ डिस्टेंसिंग है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप बीमार जरूर होगे। रहा सवाल कि यहाँ पर जिस प्रकार से लॉकडाउन किया गया और जिस प्रकार से लॉकडाउन को अचानक खोल दिया गया, जिस प्रकार से मजदूरों का पलायन हुआ, जहाँ पे सरकार को बहुत ही सख्ती करनी चाहिए थी, वहां पे सख्ती नहीं की और उसी प्रकार लोगों को बड़ी चीजें कही गई, मैं मानता हूँ, और टेस्ट भी किए गए। आज देखिए दिल्ली के अंदर आज की तारीख में 5,600 केस से ऊपर हो गए हैं और अभी कल का पेपर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं दिल्ली के कि हम लोगों ने 12,000 केस अगर रोज आ जाए उसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जब हमारा 1,000 पे दोबारा 5,000 पे 1,000 पे हम दिल्ली में पहुंच गए थे, तो दोबारा 5,000 पे पहुंचने की नौबत क्यों आ गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में कमी आई है, कहीं ना कहीं या तो आपने टेस्ट बढ़ाए या टेस्ट उस वक्त नहीं हो रहे थे, अगर हो रहे थे तो उनका आज देखिए पॉजिटिविटी रेट भी अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें सिस्टम, एक आदमी को एक इंस्टीट्यूशन को दोष देने से कोई काम नहीं चलेगा। मैं फिर कहूंगा कि जब तक हम जनता लोग हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, इस बीमारी से हम नहीं लड़ सकते।
ठीक है डॉक्टर अनीता, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अनीता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। डॉक्टर अनीता, सवाल इस बात को लेकर है, जिस सिस्टम की बात अभी डॉक्टर राय साहब कर रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है? बिना उसको ठीक किए कोरोना से हम लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर हाँ, तो कैसे होगा ये सिस्टम ठीक? डॉक्टर अनीता, गुड इवनिंग टू एवरीबडी। ओके, यस, हम लोग को अभी ये लड़ाई लड़ना ही है। कोरोना एक है, एनवायरमेंटल एक इन्फेक्शन आया है हमारे पास। ओके, तो किसी को पता नहीं था, किसी को कोई अभी रेडी भी नहीं था कैसे डील करना। पहले भी SARS-CoV-2 का दूसरा नया वायरस आया था, इसमें बहुत खतरनाक थे, बट हम लोग ओवरकम किए हैं। अभी ये जो वायरस है ये तेजी से फैलते रहे हैं एंड देशों से देशों एंड बहुत सारे मरीज को डेथ हो गया है। अभी तक वैक्सीन आया नहीं है हमारे पास। खाली अपना जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के वगैरह और कोई इलाज नहीं है। हाँ, जो ICU में जाते हैं उसके लिए हमारे पास रेमडेसिविर 2 एंटीवायरल ड्रग है, स्टेरॉइड है और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है। इसकी वजह से हम लोग अभी जी रहे हैं। तो वी हैव टू लिव लाइफ विद कोरोना। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए। डॉक्टर्स एंड सब आदमी मिल करके, एक आदमी नहीं कर सकते हैं, सब एक साथ मिल करके करना है। प्लीज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारे पास डर है कि सेकेंड वेव आने वाला है, बिकॉज ऑल यूरोपियन कंट्रीज, इवन यूएस भी दोबारा सेकेंड वेव आया है। जब सेकेंड वेव आएगा, बिकॉज हमारा सर्दी का टाइम है, विंटर आ रहा है, बहुत सारे एयर पोल्यूशन है काफी नॉर्थ इंडिया में। तो डर कि ये बीमारी बढ़ते जाएगा और भी परेशानियां ज्यादा होगा। हम लोग क्यों करेंगे? वैक्सीन इज ऑन द वे। अभी कोई वैक्सीन, अभी ऑल आर इन फेज 3, कुछ को स्टॉप हो गया, कुछ को स्टार्ट हो रहे हैं। वैक्सीन वाकई अभी आई नहीं है और एहतियात ही एकमात्र वैक्सीन है। अगर एहतियात बरतेंगे तो जाहिर तौर पे अपने आप को कोरोना से दूर रख सकते हैं। तंत्र में बात दरअसल हो रही है कोरोना काल की और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था का जिस तरह से बुरा हाल हो रखा है, कैसे इस अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सके और क्या अगर दूसरी वेव आती है तो अर्थव्यवस्था को संभालना ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल भार्गव। सवाल इस बात को लेकर है सर, अभी तक वैक्सीन तो बनी नहीं है, लेकिन ऐसे में पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई है। तो अब कोरोना को दूर रखना, क्योंकि मामले भले ही घट रहे हों, लेकिन सर्दी में इस त्योहारों के सीजन में कोरोना को दूर रखना सर ये कितनी बड़ी चुनौती होगी और अब क्या कुछ एहतियात कदम उठाए जाए जिससे कि कोरोना से कम दूरी बना के रखी जा सके? नेहा जी, एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसमें जन भागीदारी को हमको बहुत सुदृढ़ करना आवश्यक है। हम अपने राजनेताओं पे सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ सकते कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कोरोना। कोरोना किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोरोना मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है। कोरोना को लेके मुझे उतना ही गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हम गंभीर नहीं होंगे तो हम बहुत सारे लोगों की जानों से खिलवाड़ करेंगे और बहुत सारे लोग इस कोरोना की चपेट में आके मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो मेरा निवेदन यही है कि वापस से जो हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग की बातें शुरुआत में करी थी अप्रैल और मई के महीने में, उन्हीं प्रिंसिपल्स को वापस आ जाना चाहिए। अब क्योंकि दिल्ली जैसी जगहों में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, फ्लू की वैक्सीन मैंडेटरी करके एटलीस्ट फ्लू जैसी बीमारियों से बचाव की हमारे को प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन डियर राय साहब ऐसे कैसे हो पाएगा? ये प्रक्रिया कैसे शुरू हो पाएगी सर? एक तरफ देखा जाए तो बच्चों के जो स्कूल है वो खोल दिए गए हैं, 10th और 12th के जो स्कूल है, 9 से 12 तक के जो स्कूल है वो खोल दिए गए हैं, जहां पर बच्चों की भी अब आवाजाही बाहर शुरू हो गई है। इससे पहले हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि कोरोना काल में बच्चों को और खास तौर पर बुजुर्गों को दूर रखना चाहिए, यानी कि बाहर ना निकले, इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन अब स्कूल भी खोल दिए गए हैं और इस वक्त क्योंकि त्योहारों का सीजन है, स्कूल खोल दिए गए हैं, तमाम आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो गई है, तो कैसे कदम उठाए जाए सर? जी, आप देखिए ना, पहले सरकार ने बोला कि सारे स्कूलों को खोल दिया जाता है। उन्होंने सोचा नहीं कि हम स्कूलों में डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे, हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे। अब 9th और 10th के स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, वो भी गलत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्लस्टर बसें अब फुल कैपेसिटी में चलेंगी। इसका मतलब सरकार भी खुद चाहती है भाई तुम आपस में मिलो, कोई डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। होटल्स की बात कर लीजिए, होटल्स खोल दिए, पहले लिमिटेड लोग थे। उसके बावजूद चलिए आप आज किसी भी दुकान पे चले जाइए, मुझे कोई एक दुकान दिखा दीजिए जहां पर आदमी 3 फुट की
सिर्फ 3 फुट, मैं 6 फुट की बात नहीं कर रहा, 2 हाथ की, 1 हाथ की दूरी पे भी नहीं खड़ा, काउंटर के ऊपर 4 आदमी इकट्ठे खड़े हैं, ना तो वो दुकानदार उनको बाहर निकाल रहा है। मैं जब भी कभी मार्केट में जाता हूँ, मेरी लड़ाई उसकी दुकानदार से होती है। इनका भाई हम ये टीवी पे हम डॉक्टर लोग तेरे को रोज बताते हैं, तो तू काय पे भीड़ इकट्ठी कर रहा, सबको लाइन में लगा, लेकिन कोई सुनकर आगे नहीं है। तो ये जो अभी तक जो कह रहे थे हम जब तक खुद नहीं संभलेंगे, हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। आज देखिए देश के अंदर हालत इतनी खराब हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी देख लीजिए, मैं उस मुद्दे को आज इस कोरोना के साथ नहीं लाना चाहता। सड़कों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं धर्म के खिलाफ, कट्टरता के साथ में। अब बताइए कौन सी डिस्टेंसिंग है वहां पर? जहां पर 100 बंदे नहीं होने चाहिए, वहां पे 2000 आदमी है। आप समझते हैं 2000 आदमी वहां पे दोबारा इन्फेक्ट नहीं होंगे? और वो जो इन्फेक्ट होंगे जाके 50,000 को जो भी करेंगे। तो हम तो एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं, और ये सरकार को सख्ती से, मैंने अपने टीवी प्रोग्राम में एक बार नहीं 10 बार बोला है, हम लोग लातों के देव हैं, उससे बात मारने वाले नहीं है बातों से। हमें डंडा चाहिए, जब तक डंडा सरकार नहीं मानेगी। बिल्कुल, बहुत सख्त कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है डॉक्टर अनीता रमेश, सवाल इस बात को लेकर है मैम, क्योंकि ये भी देखा गया है कि पहले जब एक लैब थी तो टेस्टिंग होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, बहुत कम स्तर पर, बहुत धीमे धीमे टेस्टिंग हो पा रही थी। अब प्रधानमंत्री का ये कहना है कि तकरीबन 2000 टेस्टिंग लैब है जिसके जरिए कोरोना का टेस्ट हो पा रहा है, यानी कि अब जो टेस्टिंग है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ये सफिशिएंट है, या फिर कोरोना पर अगर पूरी तरह से आपको नकेल कसनी है और वैक्सीन जब तक नहीं आती, टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? क्या लगता है आपको? हेलो नेहा जी। यस, ये क्या है कि हमारा आप जो बताए हैं सही बताए हैं, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग अभी काफी बढ़ चुके हैं। तो पहले 1000 लाख हो रहा था, अभी करोड़ों टेस्टिंग हो रहे हैं। ये काफी नहीं है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, एंड पूरा कश्मीर से तमिलनाडु तक कवर करने के लिए इसके भी ज्यादा टेस्टिंग करना है, और भी लैब को एक्रेडिटेशन देना है कि करने के लिए। तो बहुत ही जरूरी है टेस्टिंग बढ़ाना के लिए, तो एक्चुअली हमको कोरोना पॉजिटिव केसेस का फिगर आ जाएगा। ठीक है। अभिषेक जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, पहले से ही जैसा कि आपने इससे पहले भी जिक्र किया, ये तो सिर्फ कोरोना पर कहीं ना कहीं कोरोना के नाम का पर्चा फाड़ा जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था पहले भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थी। ये तो चाहे अरविंद सुब्रमण्यम की बात कहें, उन्होंने ये कहा था कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एग्जैक्टली वो आंकड़े नहीं हैं, उससे आंकड़े कम है, यानी कि जीडीपी बहुत डाउन है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है अभिषेक जी कि क्योंकि अब जो मौजूदा स्थिति है कोरोना की वजह से, हालांकि बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था इफेक्ट हुई है, प्रभावित हुई है, और इतना माइनस में चले जाना जाहिर तौर पर ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। लेकिन अब क्या कुछ कदम उठाए जाए, क्या कुछ बेहतरी के लिए कदम उठाए जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आ सके? बहुत सारे कदम सरकार उठा सकती है। जैसे आप देखिए 5 महीने के सबसे लोवेस्ट लेवल पर क्रूड ऑयल पहुंच गया है, लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। पेट्रोल ऑलमोस्ट 80 रुपए के ऊपर है, डीजल 70 रुपए के ऊपर है, और सीएनजी 40-45 की रेंज में मिल रही है। अब सरकार अगर इस सबको जीएसटी में ले आए और बेनिफिट देते 17.5 ना लगाए, तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, प्लस मैक्सिमम रेट जो जीएसटी में वही लगेगा। इसकी अभी सरकार 100% ज्यादा टैक्स लेती है स्टेट और सेंटर मिलाकर, तो उससे क्रूड ऑयल सस्ता, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, सारी चीज सस्ती हो जाएंगी। दूसरा, सरकार को बाकी सारी चीजों पर भी जीएसटी रेट्स कम करने चाहिए। तीसरा, कॉम्प्लायंस बर्डन कम करना चाहिए। चौथा, जो सरकार ने अभी बहुत जोर शोर से कहा, वोकल फॉर लोकल, ये कह तो दिया, लेकिन इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, साहब आप देश के खिलौने खरीदे, तो देश के खिलौने तो तब खरीदे जब देश के खिलौने कहीं बन रहे हो। तो देश के खिलौने बनाने के लिए कोई योजना लेकर आइए, कोई एरिया मार्क कीजिए, उन्हें राहत के तौर पर सस्ती बिजली दीजिए, या जमीन दीजिए, या कैपिटल सब्सिडी दीजिए, मशीन पर सब्सिडी दीजिए, तभी तो कोई खरीदेगा। ऐसे ही जो जेम पोर्टल है सरकार का है, जिससे पीएसयूज एंड सरकारी वो बाइंग करती हैं, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्लस सरकार ने कहा था 12 मई को जो इनका 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत अनाउंस हुआ था,
कि 200 करोड़ रुपए तक के सारे टेंडर जो होंगे वो लोकल होंगे, उसमें इंडियन कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है। इसकी सीमा 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर देनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छे लेवल का काम मिले। प्लस कॉर्पोरेट्स के लिए भी सरकार ने चिट्ठी लिखी थी सितंबर में कि आप PSU जो भी पैसा ड्यू है MSME का वो रिफंड कर दीजिए, जो भी ड्यू पैसा है। लेकिन सरकार के पास अभी खुद भी 5 लाख करोड़ रुपए जो MSME को सरकार से लेना है, वो जो सितंबर का आंकड़ा था 5.5 लाख करोड़ का था, और जो अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई थी कि 12 अक्टूबर को कि सरकार ने कुछ रिलीज कर दिया है 30-40 हजार करोड़ रुपए। तो अगर आपको 5 लाख करोड़ रुपए MSME का देना है, तो ये बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट है। इसमें से कुछ बैंक बिल्कुल, ऐसे में बहुत सारे कदम ऐसे में जो उठाए जा सकते हैं, और जाहिर तौर पे अभी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, बेहतर करना और साथ ही साथ कोरोना पर नकेल कसना, दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।